जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। गुजरात में आंदोलन से 3 नेता उभर कर आए थे, जिसमें अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल। हालांकि अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी से चुनाव भी हार गए, लेकिन जिग्नेश मेवानी बतौर निर्दलीय विधायक के तौर पर बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश, अल्पेश चुनाव हार गए दल बदल कर, कुछ सीख ली है आपने? देखिए, हम तो सीख पहले ही ले चुके हैं और हम अपनी जगह पर कायम हैं। हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी नेता वो जनता की, लोगों की एस्पिरेशन का प्रतीक होता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होता। तो हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, इनसे जनता को उम्मीद ये थी कि वो कांग्रेस और भाजपा से स्वतंत्र जो एक वॉइस के तौर पे उभरे थे, ये कुछ नया खड़ा करके दिखाएंगे। और यदि आप वो नया खड़ा कर भी ना पाए, लेकिन आप अपने असूल से यदि विचलित ना हो, तो जनता ईमानदारी से आपके बारे में इतना तो कहती है कि वो अपनी जगह पर टिका हुआ है। आज पूरे गुजरात में और देश में हमको लेकर ये माहौल है कि जिग्नेश भाई ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक नहीं किया, वो अपनी जगह पर टिके हैं। अल्पेश भाई को आज भी वो हमारे दोस्त हैं। दोस्ती तो पार्टी लाइन के बियॉन्ड भी हो सकती है। तो हमारा तो उनको यही एक दोस्ताना सुझाव है कि अब जब आप चुनाव हार चुके हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल खड़ा हुआ है, तब आप पार्टी छोड़ दीजिए। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बहुत ही शातिर हैं। उन्हीं के लोगों ने जानबूझकर उनको हराया है, उन्हीं के लोगों। हमारा मत विस्तार और अल्पेश ठाकुर का राधनपुर ज़्यादा दूर नहीं है। सैकड़ों लोगों की परस्पर के, अरस परस के, एक दूसरे के साथ के कारोबार है, लगाव है, रिश्ते हैं। तो कुछ बातें हमारे तक भी पहुंचती है। तो आरएसएस और बीजेपी कतई नहीं चाहता कि खुद की बहुत बड़ी स्पेस हो और अपने कहने के मुताबिक ना चले। ऐसा कोई नेता आरएसएस बीजेपी को नहीं चाहता। तो अल्पेश भाई के लिए अब यही ऑप्शन मेरे हिसाब से रहा है, वो बचा है कि दोबारा वो सड़क पर उतरे, दोबारा जनसंपर्क चालू करे और ईमानदारी के साथ फिर एक बार जो पीपल्स मूवमेंट है, जो जन आंदोलन है, उसको दोबारा जिंदा करे। आपको लगता है कि दल बदलने की वजह से अल्पेश की हार हुई है? बिल्कुल। देखिए, करीब 25 साल से गुजरात में जो भाजपा का शासन रहा और उनकी जो जन विरोधी नीतियां रही, किसानों के खिलाफ, बेरोजगार युवा वर्ग के खिलाफ, इवन मध्यम वर्ग के खिलाफ, कुछ चंद पूंजीपति धन्ना सेठों को संभालना और बाकी की जनता भाड़ में जाए, ये उनका एटीट्यूड रहा है। तो इसके खिलाफ ये जो असंतोष था, चाहे दलित समाज का था, माइनॉरिटीज़ का था, ओबीसी का था, यूथ का था, आशा वर्कर का था, आंगनवाड़ी की बहनों का था, सारे फिक्स पगार के कर्मचारियों का था, तो इनमें से एक मुखर आवाज़ के तौर पे अल्पेश उभरे थे। अब जिस भाजपा के खिलाफ लड़ते लड़ते आप नेता बने हैं, अचानक एक दिन उसी के कैंप में चले जाए तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल होगा। तो यही उनकी हार का एक प्रमुख कारण मैं मानता हूँ। लेकिन बीजेपी भी यही चाहता था कि उनको उनकी अपनी जगह दिखाई जाए। तो मुझे लगता है बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़ना, और बीजेपी आरएसएस के अंदर के कुछ लोगों का भी ये मानना है कि अल्पेश यहाँ पार्टी में आता तो शायद उसको मिनिस्टर बनाना पड़ता, उसका बहुत बड़ा कद हो जाता। तो ये उनकी हार का एक कारण है। जिग्नेश क्या सीखे अल्पेश ठाकुर से? नहीं, देखिए, हम तो हमारी पोजीशन पे, हम अपनी जगह पर कायम है ना। हम कहीं पर जाने वाले थे और रुक गए, ऐसा तो है नहीं। हम तो जहाँ हैं वहीं पे खुश हैं, वहीं पे ईमानदारी के साथ जनता का काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हम ठीक, आई एम डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन जिग्नेश, जब सत्ता की बात आती है, जब पावर की बात आती है, तो लोगों को पावर और सत्ता ज़्यादा पसंद आता है, और एक नेता के तौर पर तो ये आम तौर पर देखा जाता है। देखिए, हम जिस दिन विधायक बने उसी दिन भूल गए कि विधायक बने। उसके नेक्स्ट डे ज्ञापन दिया था कि हमारे मत क्षेत्र में चुनाव के कैंपेन के दौरान देखा, इतने गांव में सड़क नहीं बनाना चालू करो वरना सड़क पर उतरेंगे। आज वो सड़कें बन रही है। तो हमको बहुत कुछ पावर एंजॉय करे, सत्ता हो, संपत्ति हो, गाड़ियाँ हो, ये कल्चर हमको पसंद नहीं है। लेकिन इस कल्चर के साथ भी बीजेपी के साथ जाए बिना आप बहुत कुछ कर सकते थे, और ये करने का आज भी उनके पास दोबारा एक मौका है। मतलब आपका कहना है कि अल्पेश ये सब करना चाहता था, वो चाहता था कि उसके पास पावर हो, गाड़ी हो। नहीं, जो मेन स्ट्रीम की इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग को ये जो सत्ता संपत्ति चाहिए,
वो सबको चाहिए, लेकिन भाजपा का दामन पकड़ना ये उनके लिए घातक सिद्ध हुआ है। साफ बात है, यदि भाजपा वो आज भी छोड़ दे और दोबारा समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए, गरीब तबकों के लिए काम करना चालू करे, तो दोबारा एक धीरे धीरे करके एक रिस्पॉन्स मिल सकता है, धीरे धीरे करके वो क्रेडिबिलिटी आप रिगेन कर सकते हैं। जिग्नेश क्या करेंगे अब? हम तो जहाँ हैं वहीं पे है। अभी हमारा टारगेट ये है कि मध्य क्षेत्र में जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लोगों को सुनना, उनको समझना, गांव गांव का दौरा करना। लोग हमारे पास क्या कंप्लेन लेकर आए, हम लोगों के पास सामने से जा रहे हैं। तो आधा कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो बाकी का आधा कॉन्स्टिट्यूंसी नेक्स्ट 3 महीने में कवर हो जाए। फिर गुजरात का असेंबली आएगा, उसमें कुछ मुद्दों पर बात रखी जाए और फिर धीरे धीरे करके अपनी मूवमेंट को साझा करेंगे। गुजरात के बाहर के भी कुछ कार्यक्रम हैं। तो मैं खास करके भी पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, पूरे गुजरात के अंदर पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, पूरे देश के अंदर पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन कैसे फ्री हो सकता है, इकोनॉमिकली वो कैसे मुमकिन है, उसका एक खाका मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे पास 15 लाख करोड़ का बजट है तो पूरे भारत की शिक्षा और चिकित्सा का एक रिपेयरिंग हो सकता है। और यदि 3%, 4% उन 1% लोगों के पास, जिनके पास 60% मुल्क की संपत्ति है, उनकी संपत्ति के ऊपर यदि 4-5% वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो हम लोग 10-12 लाख करोड़ रिगेन कर सकते हैं वहाँ से। और पूरे पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। लैंड रिफॉर्म्स के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो इन सारे मुद्दों पर काम करते रहेंगे। चलिए, ये थे जिग्नेश मेवानी, जिनका कहना है कि अल्पेश ठाकुर की जो हार हुई है वो उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से हुई है, और ख़ास करके जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिग्नेश मेवानी। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद।